हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, जिसको हम फ्रांस की राज्य क्रांति भी बोलते हैं। इसके कुछ कारण थे इसके होने के, जैसे कि आपका फूड का जो शॉर्टेज हो जाना था, एब्सोल्यूटिज्म का, एनलाइटनमेंट का और स्पेशली एस्टेट सिस्टम का यहाँ पर होना था। ठीक है, कैसे एक राजा अपने जो डेस्पोटिक रूल है वो लगाया जा रहा है, मतलब किस पर, पीपल्स पर। और यहाँ पर जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों के बीच में बहुत सारे र्यूमर फैल जाते हैं, अफवाहें फैल जाती हैं कि देखो जो राजा है वो लोगों के ऊपर डायरेक्टली गोलियां चलवाने वाला है, आर्मी के द्वारा, ट्रूप्स के द्वारा। ठीक है, सो हम थोड़ी सी यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन सभी के बारे में बात करेंगे। ये पूरा कंपाइल किया हुआ चैप्टर है, ठीक है, इससे बाहर आपका नहीं है। और ये लिख इसलिए दिया है क्योंकि कम टाइम में आपको चीजें मिल जाए, नहीं तो अगर इसको शूट करेंगे तो लगभग 1 घंटे का ये वीडियो होगा। सो लेट्स स्टार्ट कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। वेट अ मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो पहले तो दिस रिवॉल्यूशन हैपेंड इन रूलिंग टाइम ऑफ लुइस 16। कौन है ये? लुइस 16। ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था लुइस 16वें के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इंग्लिश पूरा लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर देंगे हिंदी में, सो ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, पूरा अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कब हुआ था? 1789 में, 1789 में। ठीक है, याद करने का सिंपल सा तरीका है, आप बोल दीजिए 789 और बाद में 1 लगा दीजिए पहले। ठीक है, 789 पहले 1 लगा दीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा है। एट दिस टाइम फ्यूडल सिस्टम रनिंग इन फ्रांस। तो इस समय पर, ठीक है, मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपका फ्यूडल सिस्टम। तो इस टाइम पर फ्रांस में क्या होता था कि सामंती व्यवस्था चलती थी। फ्यूडल सिस्टम को क्या बोलते हैं? सामंती व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, ऑन जुलाई 14 जुलाई 1789, 1789 में क्या हुआ? प्रिजनर्स गॉट सेट फ्री, मतलब जो कैदी थे उनको आजाद करा दिया गया। क्यों? कैसे? ब्रेकिंग द डोर्स ऑफ बेस्टिल प्रिजन बाय रिवॉल्यूशनरी। क्रांतिकारियों के द्वारा बेस्टिल कारागृह के दरवाजों को तोड़कर जो कैदी थे उनको आजाद करा दिया गया। कब? 14 जुलाई 1789 में। ये तभी हुआ था जब लोगों के बीच में अफवाहें फैल चुकी थी कि देखो जो राजा है वो क्या करने वाला, लोगों को बिल्कुल डायरेक्टली आर्म्स के द्वारा, वीपन्स के द्वारा मार देने वाला, मतलब गोलियां चला देने वाला। ठीक है, तो ये र्यूमर होने के बाद में ये चीज हुई थी कि लोगों ने, बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, लगभग 700 लोग। तो इन लोगों ने क्या किया, बेस्टील जो प्रिजन है, कैद है, वहां के डोर्स को तोड़ा और जो कैदी थे उनको आजाद करा दिया गया। ठीक है, और उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से 14 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे? इंडिपेंडेंस डे ऑफ फ्रांस, मतलब फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, ये एक नेशनल डे था। तो और इसी टाइम पर जो फ्रांस की जो करेंसी थी वो क्या थी? वो थी लेबर करेंसी, याद रखना, लेबर करेंसी थी। नेक्स्ट पढ़िए, इक्वलिटी, लिबरलिटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी एंड एफिनिटी स्लोगन वाज गिवन। हुआ क्या था? इसी फ्रांस जो राज्य क्रांति है, इसी का एक ये जो नारा है, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड एफिनिटी, मींस समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये जो नारा है ये फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया है। तो ये आपको नारा ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ लिखना है इसके बारे में तो ये एक नारा था, जिसमें सबसे ज्यादा मेन महत्वपूर्ण जो नारा था वो था इक्वलिटी का, समानता का नारा। सबसे इंपोर्टेंट नारा था ये। ठीक है, जो एक मध्यम वर्ग ने दिया था। ये किसने दिया था? मध्यम वर्ग ने दिया था, मिडिल क्लास ने दिया था। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट पढ़िए, लुइस 14 स्टेटमेंट। इसको पढ़िए, लुइस 14 स्टेटमेंट। क्या लुइस 14 का वक्तव्य क्या था? तो उन्होंने बोला था, लुइस 14 ने, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स इटसेल्फ आर द लॉज। क्या बोला उन्होंने? कि देखो मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट, और मेरे ही शब्द क्या है? वो कानून है। मेरे ही शब्द कौन है? वो कानून है। ठीक है, तो ये इनका स्टेटमेंट था, ये आ जाता, आपको ये याद करना है। ठीक है,
फिर क्या हुआ, फॉर रेस्ट्रिक्शन द डेस्पोटिक और इंटेंडेड रूल ऑफ द किंग, मीन्स राजा के निरंकुशता और अपने इच्छा अनुसार जो नियम है उनको रोकने के लिए देयर वॉज एन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर एक संस्था बनाई गई, एक संस्था थी जिसका नाम था पार्लमा। क्या नाम है, पार्लमा, इंपोर्टेंट है ये पार्लमा। तो पार्लमा संस्था थी, ठीक है, जो किसके लिए ऑर्गेनाइज करी गई थी, किस लिए स्टेब्लिश करी गई थी, सिर्फ राजा के डेस्पोटिक रूल्स और इंटेंडेड जो रूल हैं, इच्छा अनुसार, मतलब किसी को सजा दे दी तो डायरेक्टली कुछ कर, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था, तो इससे लोग परेशान हो गए थे, तो इसीलिए पार्लमा संस्था थी, विच वॉज 17, जिसकी संख्या कितनी थी, लगभग 17 थी, और ये कोर्ट की तरह काम करती थी, कोर्ट की तरह काम करती थी, ठीक है, न्यायालय की तरह। होता क्या था, एलाइटीज एलीट क्लासेस रिजर्व्ड फॉर द जजेस, तो जो न्यायाधीश की सीट होती थी, न्यायाधीश के पदों के लिए जो एलीट क्लासेस होती थी, एलीट क्लासेस जानते हैं, जो ऊपरी वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, कुलीन वंश के जो लोग हैं, कुलीन वर्ग के जो लोग हैं, मतलब बड़े लोगों को मान के चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो हाई लैंड ओनर्स आएंगे या फिर कुछ ज्यादा पढ़े लिखे, ठीक है, और उनके पूर्वजों के लिए, जेनेटिकली एंसेस्टर के लिए ये पद बचा रहता था, किसके लिए, जजेस के लिए। तो जजेस को सिर्फ कौन प्राप्त कर सकते थे, कौन इन पदों पर बैठ सकते थे, या तो एलीट क्लासेस या फिर उनके जो पूर्वज हैं, ठीक है, मतलब उन्हीं से रिलेटेड। अब होता क्या है, लुइस 14 क्या करता है, लुइस 14 ने कंस्ट्रक्टेड किया था वर्सेल्स पैलेस, वर्सेल्स में एक और एल लगा लेना, ठीक है, मतलब वर्सेल का महल, पैलेस ऑफ वर्सेल्स होता है, ठीक है, तो जो वर्सेल का, वर्साय का जो महल है वो किसने बनवाया था, लुइस 14 ने, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये। और इस टाइम पर कैपिटल ऑफ फ्रांस क्या थी, कैपिटल ऑफ फ्रांस बनाई गई थी बाय लुइस 14, मींस इसी वर्सल पैलेस को, वर्साय जो पैलेस है, इसी को राजधानी बना दिया गया था, फ्रांस की राजधानी, किसके द्वारा, लुइस 14 के द्वारा, ठीक है। अब आता है लुइस 16, इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, लुइस 16 सेट ऑन द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1774, मींस 1774 में लुइस 16 की एंट्री हो जाती है, जो फ्रांस के सिंहासन पर बैठ जाता है। उसकी पत्नी होती है मैरी एंटोनेट, मैरी एंटोनेट, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होती है जिससे इसकी शादी होती है, ठीक है। और जो कारण होता है राष्ट्र की समाधि का, वो होता है वॉज पॉम्पस ऑफ वर्सेल, मतलब राज्य की समाधि का जो कारण होता है वो कौन होता है, वर्सेल का एक भड़कीला दरबार, वर्सेल का जो भड़कीला भाषण होता है वो नेशन की, राष्ट्र की समाधि का कारण होता है, ठीक है। एक और चीज समझिए, लुइस 16वें के टाइम पर लुइस 16 को क्या किया गया, हैंग्ड कर दिया गया विद द क्राइम ऑफ ट्रेटर, मींस देशद्रोह के अपराध में, लुइस 16वें को देशद्रोह के अपराध में कहां पर लटका दिया, फांसी पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिले एंड टिथ, ये दो आपके टैक्सेस हुआ करते थे। टिले जो टैक्स था वो लैंड टैक्स था, एक प्रकार का भूमि कर था, मींस लोगों को देना पड़ता था, जो तबके के लोग हैं, छोटे तबके के, उनको देना पड़ता था, ठीक है, दोनों ही उन्हें देने पड़ते थे। और टिथ जो आपका टैक्स है वो एक रिलीजियस टैक्स था, मतलब एक धार्मिक कर था जो चर्च को देना पड़ता था, मींस चर्च के लिए लोग वहां पर दिया करते थे इस टैक्स को, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, मोस्ट कंट्रीब्यूशन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो योगदान रहा है रिवॉल्यूशन में, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, वो कौन कौन थे, समझ लीजिए। एक तो थे आपके मॉन्टेस्क्यू, रूशो और वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूशो एंड वाल्टेयर, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू की एक बुक है, रचना है, जिसे हम बोल रहे हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। ये फर्दर तीन, इन आगे जाके तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इस पार्ट, इसमें लिखा हुआ है ये चीज है, ठीक है। कैसे, एग्जीक्यूटिव में इसके इसके बारे में बताया गया कि इसमें एग्जीक्यूटिव पार्ट है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है, मतलब इसको तीन भागों में बांटा जाता है। एग्जीक्यूटिव क्या होती है, कार्यकारी, इसमें क्या होती है, कार्यपालिका जैसे बोलते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, और लेजिस्लेचर मतलब जो रूल और रेगुलेशन, मतलब लोगों को ओथ और वगैरह उनके पोजीशन को रेगुलेट कौन करती है, लेजिस्लेचर। जुडिशरी आपके न्याय के लिए, ठीक है, तो ये तीनों ही काम है, ये न्याय व्यवस्था के लिए होती है, ये ओथ वगैरह पोजीशन को रेगुलेट करने के लिए एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होती है, तो ये तीनों इंपोर्टेंट पॉइंट है।
इसके बाद में इन तीनों के बारे में क्या बताया जाता था कि एक पावर सेग्रीगेट प्रिंसिपल, इसमें शक्तियों का जो बंटवारा था, सब शक्तियों को कैसे बांट दिया गया था, अलग अलग तरीके से बांट दिया गया था, ये सिद्धांत इसमें दिया गया था। ठीक है, ये प्रतिपादन किया गया था इसी में सिद्धांत, पावर सेग्रीगेट प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब शक्तियों का बंटवारा हुआ था इस टाइम। मतलब इस द स्पिरिट ऑफ लॉज में पूछा जा सकता है कि ये तीन पार्ट तो है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, एंड यहाँ पर क्या है कि जो लॉ, जो पावर है, उसको अलग अलग टाइप से पावर को डिवाइड कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट समझिए रूसो। रूसो के बारे में समझिए। रूसो जो क्या करता था, रूसो सपोर्टेड ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। रूसो सपोर्ट करता था, प्रजातांत्रिक सिस्टम को सपोर्ट करता था, ये उसका समर्थक था। कौन? रूसो। ठीक है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ही जनक भी माना जाता था। ठीक है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है पता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे इनकी रचना है वैसे ही रूसो की रचना कौन सी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनकी बुक मान सकते हैं। वॉल्टेयर ने क्या किया था? वॉल्टेयर थे कंटेंडर ऑफ चर्च। चर्च का विरोधी माना जाता है वॉल्टेयर को, मतलब ये चर्च के फेवर में नहीं रहते थे, है ना। मीन्स वॉल्टेयर इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ चर्च डिस्पाइट 100 rats रूलिंग ऑफ वन लाइन इज फाइन। तो इनका एक स्टेटमेंट था वॉल्टेयर का, वो बोलते हैं कि 100 चूहों के बजाय एक शेर का जो शासन है वो उत्तम है, वो अच्छा है। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है? वॉल्टेयर का। अच्छा स्टेटमेंट है। और आगे क्या है? इनकी ही रचना है एक लेटर ऑन इंग्लिश। लेटर ऑन इंग्लिश इनकी ही बुक है वॉल्टेयर की, लेटर ऑन इंग्लिश। ये याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे क्या होता है? 18वीं सदी में, 18 सेंचुरी में फ्रांस की जो सोसाइटी है, फ्रांस का जो समाज है, वो तीन भाग में बढ़ जाता है, तीन एस्टेट्स में बढ़ता है। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में आते हैं आपके क्लर्जी। क्लर्जी माने पादरी। तो क्लर्जी जो लोग होते थे, वो आप क्लर्जी और नोबिलिटी, इन लोगों को वो मानिए जो ऊंचे तबके के लोग हैं, मीन्स इनके पास में हाईएस्ट पावर है। ठीक है, जो कहते हैं जो मोनार्क है, राजा महाराजा है। ठीक है, मोनार्क के जो भी एंसेस्टर है वो सब इसी में आ जाएंगे, क्लर्जी, नोबिलिटी, हाई तबके के लोग। ठीक है, तो पादरी वगैरह, नोबिलिटी वगैरह यहाँ पर आते हैं। थर्ड एस्टेट में 90% आपकी जनता आती है। थर्ड एस्टेट में कौन से लोग आते थे? 90% पब्लिक इसमें आती थी। मतलब जितने भी वकील हैं, आपका डॉक्टर है, ठीक है, जजेज हैं, वो भी इसी में आते हैं। तो किसान, पीजेंट वगैरह ये सब इसमें आते हैं थर्ड एस्टेट में। इसके बाद में एस्टेट जनरल सेशन स्टार्टेड। एस्टेट जनरल के जो अधिवेशन थे वो स्टार्ट हो गए थे। कब से? 5 मई 1789 से, 1789 से ये स्टार्ट हो गए थे। और देखो, मेजरिंग ऑफ डेसिमल सिस्टम, ये जो माप तौल की विधि है, कौन सी? माप तौल की जो डेसिमल प्रणाली है, वो कहां से ली गई है? वो फ्रांस से ही ली गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेसिमल प्रणाली कहां से ली गई है, तो फ्रांस से ली गई है। फादर बोला जाता है कल्चरल नेशनलिटी, मींस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कौन है? आपका हर्डर। हर्डर को बोला जाता है सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक। कौन? हर्डर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेपोलियन, अब एंट्री होती है यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन का जन्म होता है 15 अगस्त 1769। 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। ठीक है, कहां पर? कोर्सिका आइलैंड पर। ठीक है, कोर्सिका आइलैंड की कैपिटल क्या है? अजासियो। तो कोर्सिका आइलैंड की जो कैपिटल है अजासियो में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। ठीक है, 1769 में। इनके पापा का नाम क्या था? फादर कौन है? कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे। जोसेफाइन इनकी वाइफ होती है। ठीक है, उनको ये डाइवोर्स देते हैं, बट अभी आगे पढ़ेंगे। एजुकेशन कहां से लेते हैं? एजुकेशन इनकी ब्रिटेन आर्मी अकेडमी से लेते हैं। मतलब एक सेना होती है, सेना अकेडमी, सेना की जो अकेडमी है, वहां से ये एजुकेशन को गेट करके आते हैं। ब्रिटेन की है ये। ठीक है, ब्रिटेन आर्मी अकेडमी से इन्होंने, ब्रिटेन की आर्मी अकेडमी से इन्होंने एजुकेशन ली है। ठीक है, होता क्या है कि इन्होंने इटली में 1796 में, 1796 में एक ऑस्ट्रिया के जो चीफ हैं, ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया था। ठीक है, कब? 1796 में। और इसी टाइम पर क्या हुआ था? फ्रांस में 1799 में फ्रांस में जो डायरेक्टली का जो नियम था, डायरेक्टरी ऑफ
रूल ऑफ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के जो नियम थे वो खत्म हो गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेपोलियन आगे जाके फर्स्ट काउंसिल बनता है 1799 में। इसके बाद में परमानेंट काउंसिल बन जाता है 1802 में। परमानेंट काउंसिल बन जाता है 1802 में। ये अब सम्राट बनता है किसका, फ्रांस का, 1804 में, 1804 में। और इनको बोला जाता है क्या, क्रिएटर ऑफ मॉडर्न फ्रांस, मतलब आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको बोला जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। ओके, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में नेपोलियन क्या कहते हैं, कंट्री ऑफ द डिसऑनेस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड को बोल देते हैं कि ये इंग्लैंड जो है वो बनियों का देश है, डिसऑनेस्ट कंट्री बोल देते हैं उसे। ठीक है, इसी के चक्कर में इनका युद्ध हो जाता है। कैसे, देखो नेक्स्ट पढ़ लीजिए इसके बारे में। डाइवर्स करते हैं ये जोसेफाइन को, किसको, डाइवर्स करते हैं जोसेफाइन को, इनकी पहली पत्नी। और इसके बाद में शादी कर लेते हैं किससे, मारिया लुइजा से। मारिया लुइजा से शादी करते हैं, जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस होती है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से शादी कर लेते हैं। किसको, डाइवर्स करके, तलाक देकर, जोसेफाइन को तलाक देकर मारिया लुइजा से शादी करते हैं। मींस किसकी, कहाँ की राजकुमारी है, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल कोई बताएगा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल होती है वियना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभी, हाँ, इसके बाद में इनका जो युद्ध होता है वो होता है वॉर ऑफ ट्रालगल्फर। वॉर ऑफ ट्रालफगर का युद्ध होता है किससे, इंग्लैंड के साथ में और नेपोलियन के बीच में। कब होता है, 21 अक्टूबर 1805 में, 21 अक्टूबर 1805 में। देखो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं फ्रांस के बारे में। हालांकि जो फ्रेंच की कैपिटल है, फ्रांस की जो कैपिटल है, वो टर्न कर दी गई थी कहां पर, वर्साई में, मतलब वर्साई इनकी कैपिटल थी। लेकिन जैसे वर्साई पैलेस बना था उस टाइम पर उसी की कैपिटल थी, लेकिन अभी अभी क्या कैपिटल है, तो फ्रांस की अभी कैपिटल क्या है, पेरिस है। तो अभी चेंज है, लेकिन आपको पुरानी याद रखनी है। ठीक है, कैपिटल तो आपको याद होनी चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। अब देखिए बैंक ऑफ फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करी थी 1800, मतलब 1800। ठीक है, और इसने क्या किया था, गॉड प्रिपेयर्ड कंबाइन ऑफ लॉज उसने नियमों का जो कानून है, कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, मतलब बहुत सारे कानूनों को मिलाकर उन्होंने कंप्लीट करवाया, जिसे बोला जाता था कोड ऑफ नेपोलियन। जिसे बोला जाता था कोड ऑफ नेपोलियन, मींस इन कानूनों को संग्रह करवाना, इसको कोड ऑफ नेपोलियन बोला जाता था। नेपोलियन को लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता था, लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद में नेपोलियन को हराया जाता है, नेपोलियन को हार मिलती है। गॉड डिफीटेड टू द लीडर ऑफ इंग्लिश फ्लीट एट नील रिवर वॉर, मतलब नील, जो नील नदी है आपको पता होगा, नील रिवर जो वॉर है, मतलब नील नदी का जो युद्ध हुआ था, इस पर इंग्लैंड, इंग्लिश, अंग्रेजी फ्लीट, अंग्रेजी जहाजी बेड़ों के जो लीडर थे, जो लीडर थे, ठीक है, उनके द्वारा नेपोलियन को हार मिलती है। मींस जो लीडर है यही इनको हरा देता है ना। मतलब जो अंग्रेजी जहाजों का जो नायक था, उसने नील रिवर पर, नील रिवर के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया था, बुरी तरह से हारा था ये नेपोलियन। ठीक है, इसके बाद में यूरोप नेशन, इसके बाद में यूरोप नेशन ने भी, जो भी यूरोप के राष्ट्र थे, उनने भी मिलके इसको, नेपोलियन को हराया था। कब, एट लिप्जिग पैलेस, लिप्जिग पैलेस पर इसको हराया था नेपोलियन को। ठीक है, और इसके बाद में इसको बंदी बना लिया था, सेट हिम एट अल्बाज आइलैंड प्रिजनर बट एस्केप्ड। देखो क्या मतलब है, इसके बाद में जैसे ये लिप्जिग प्लेस पर यूरोप के जो राष्ट्र थे उनके बीच में भी नेपोलियन का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, और नेपोलियन इसमें भी हारा। इसके बाद में यहाँ पर सेंट है, उसे कहां पर भेज दिया गया था, अल्बा के एक आइलैंड था, अल्बा का आइलैंड, वहां पर भेज दिया गया था, अल्बाज आइलैंड, मतलब कैद करके, पहले तो कैदी बनाया, देन उसे वहां पर छोड़ा ये लोग, उसके बाद में फिर से भाग आया ये, कौन, नेपोलियन, नेपोलियन वहां से भाग निकला। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, एंड अगेन रूलर ऑफ द फ्रांस, और दोबारा से फ्रांस का शासक बन गया, दोबारा से फ्रांस का शासक बन गया, और अंत में फाइनली एलिड नेशन डिफीटेड हिम, और बाद में फिर से मित्र राष्ट्रों ने इस नेपोलियन को फिर से हरा दिया, डिफीट कर दिया एट वाटरलू वॉर, वाटरलू के युद्ध में इसको दोबारा से हरा दिया।
और सेंट हेम, और उसे भेज दिया गया कहां पर, सेंट हेलेना आइलैंड, मतलब सेंट हेलेना द्वीप पर यहाँ पर इसको भेज दिया गया। और इसके बाद में इसकी डेथ हो जाती है 1821 में। 1821 में इसकी डेथ हो जाती है। इसके रीजन क्या होते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के रीजन क्या होते हैं कि इसके बर्बादी का मेन कारण क्या था, तो वो है रीजन ऑफ द रूइननेस ऑफ द नेपोलियन। क्या है, इसने सबसे पहले क्या करा था, फॉर्म्ड कॉन्टिनेंटल मैनेजमेंट, इसने महाद्वीपीय व्यवस्था का निर्माण करवा दिया था। किसके विरुद्ध में, अगेंस्ट इंग्लैंड कॉमर्शियल ट्रेड, इंग्लैंड का जो व्यापार होता था, इंग्लैंड का जो व्यापारी सिस्टम चल रहा था उसके विरोध में, उसको विरोध करने के लिए उसने क्या कर दिया था, महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दी थी, बनाया था। और वियना कांग्रेस टाइड के अकॉर्डिंग, मींस वियना कांग्रेस समझौता के तहत क्या किया गया, यूरोप जो नेशन थे उसने क्या किया, जो फ्रांस का जो प्रेस्पेरिटी थी और एग्जिस्टेंस था वो खत्म कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया, मतलब उसको कम कर दिया गया था इन 1815। ठीक है, तो ये रीजन आपके थे किससे रिलेटेड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। अगर आपको यहाँ पर और कोई भी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मिस लग रही है तो आप मेंशन कर सकते हैं उसको कमेंट में जाके, ओके। और हाँ, आप इसके नोट्स बना लें क्योंकि पूरा ही चैप्टर कंबाइन है इसमें, नोट्स बना लेंगे तो इजीली आप याद कर पाएंगे, क्योंकि इतना इजी याद नहीं हो पाता ये चैप्टर, ओके। टिल देन डू प्रैक्टिस।